आज हम सभी लोग बीए जो सेकेंड ईयर है और उसका जो थर्ड सेमेस्टर है उसके बारे में जानने समझने का प्रयास करेंगे। और कह सकते हैं कि जो बीए सेकेंड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर है, उसके जो सिलेबस दिए गए हैं उसके सिलेबस तो हम समझने का प्रयास करेंगे ही, प्लस उसके साथ साथ जो बीएड वाले बच्चे होते हैं और जो डीएलएड वाले बच्चे होते हैं, अगर या फिर कह सकते हैं एमए से भी संबंधित कुछ जो टॉपिक्स हैं वो आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत इसमें समाहित कर दिए गए हैं। इसको भी हम लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत 2020 के अंतर्गत जो बताया गया है, जो समझाने का प्रयास किया गया है, उसके अंतर्गत जो सिलेबस निर्धारित किया गया है एजुकेशन का महत्वपूर्ण रूप से, उसके अंतर्गत अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो कह सकते हैं कि जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो कि 2020 में ही आया था और उसकी प्रणाली को अगर हम समझें तो कह सकते हैं कि जो आपका सिलेबस दिया गया उस सिलेबस के निर्धारण के लिए हम लोग अलग अलग प्रकार से उसको जानने समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसमें जो बीएड या डीएलएड के बालक हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो भी अपने सिलेबस के अंतर्गत इसमें से जो टॉपिक्स दिए गए हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे, उस अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मिला करके। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जो बीए सेकेंड ईयर से जो आपका थर्ड सेमेस्टर इसके अंतर्गत जो आपका थ्योरी वाला पार्ट है वो कौन सा होगा थ्योरी वाला पार्ट, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जो बीएड और डीएलएड वाले बालक छात्र छात्राएं हैं वो भी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इस सिलेबस से ज़रूर मैच करेंगे, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स इसी के अंतर्गत हम लोग उसमें भी पढ़ते हैं। और क्योंकि जब हम लोगों ने इसका एनालिसिस किया तो इसमें पाया कि बहुत सारे टॉपिक्स उससे मेल करते हैं, तो उसके अंतर्गत हम लोग ध्यान रखेंगे कि यह उससे भी संबंधित है। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपका एक एजुकेशन वाला पार्ट तो है ही है, थ्योरेटिकल पार्ट, और एक प्रैक्टिकल पार्ट भी है, और उस प्रैक्टिकल के अंतर्गत हम आपको बाद में इसके बारे में अवलोकन कराएंगे। लेकिन इसमें सामूहिक रूप से हम परिचर्चा आज करेंगे जो आपका टॉपिक्स दिया गया है यूनिट के रूप में। ध्यान रखेंगे इसमें भी आपको लगभग आपको जो पढ़ने हैं वो 8 यूनिट ही पढ़ने हैं। जो जैसे आपको अलग अलग यूनिट दिया गया है उस यूनिट के बारे में हम लोगों को समझने का प्रयास करना है। यूनिट क्या होती है आप जानते ही होंगे। जैसे जितना हम यूनिट में जो टॉपिक होता है टॉपिक के अंतर्गत जो फर्स्ट सेकंड थर्ड करके पार्ट्स हैं उसको हम लोग अब अध्ययन करते हैं। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि जो टॉपिक्स दिए गए हैं उसमें यूनिट फर्स्ट में जो दिया गया है इसमें दिया गया है एजुकेशन एंड ए फिलॉसफी। क्या दिया गया है? एजुकेशन, ये आपका मेन टॉपिक है, एजुकेशन एंड फिलॉसफी, एजुकेशन एंड ये फिलॉसफी। इसके अंतर्गत अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे फिलॉसफी के अंतर्गत, और इसको हम लोग पहले भी कुछ वीडियोस में हमने इसके बारे में बताया था। आप फिलॉसफी के बारे में जानते हैं, दर्शन होता है, और दर्शन के अंतर्गत अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें, आप इसको ध्यान रखेंगे, दर्शन के अंतर्गत अगर हम लोग पढ़ें तो इसमें हमने एक टॉपिक पहले पूर्व में ही पढ़ाया है। जब आप लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पढ़ते थे तो उसमें हमने बताया था कि फिलॉसफी शंकराचार्य के अनुसार क्या थी। दृश्यानि दर्शनम, जो देखा जाए वही दर्शन है, जो दर्शन से ज्ञान प्राप्त हो वही शिक्षा है। दृश्यधात से, संस्कृत के दृश्यधात से आया है। ये सभी चीज़ें हमने आपको एजुकेशन एंड फिलॉसफी के अंतर्गत आपको इसमें बताई थी। लेकिन अब आप ध्यान रखेंगे कि इसमें जब हम न्यू तरीके से पढ़ेंगे या न्यू प्रकार से पढ़ा जाएगा तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि मीनिंग ऑफ ए कॉन्सेप्ट ऑफ ए फिलॉसफी, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट में हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और जो इसकी मीनिंग होती है, ठीक है ना, इसकी जो परिभाषाएं होती हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, कैसे कैसे चीज़ें बताई गई हैं, इसके बारे में हम लोग अवलोकन करेंगे और इसके बारे में ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखेंगे कि इसके बारे में हमने पूर्व में भी आपको बताया है, पूर्व वीडियो है, उसमें आप उसका एनालिसिस करते रहें, ठीक है ना, उसको देखते रहें, जानने समझने का प्रयास करते रहें। धीरे धीरे करके जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लासरूम में पढ़ी हैं, क्लासरूम के माध्यम से जो चीज़ें आपको जानकारी प्रोवाइड कराई गई है वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और प्लस इसके साथ साथ ये इसके सिलेबस को हम लोग
अवमूल्यन अच्छे प्रकार से कर पाएँ, इसलिए इसको हम लोग जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी नंबर चीज़ है कि जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ए फिलॉसफी एंड ये कह सकते हैं दर्शन, डिफरेंस बिटवीन ये फिलॉसफी दर्शन, जो आपका फिलॉसफी होता है एंड कह सकते हैं कि जो इसका डिफरेंस होता है फिलॉसफी एंड ये दर्शन के बारे में, तो कह सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। जैसे आपने देखा होगा इंग्लिश में फिलॉसफी लिखा जाता है, हिंदी में दर्शन लिखा जाता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों में क्या अंतर दिखाई पड़ता है आपको, कैसे इसमें प्रक्रियाएं होती हैं, डिफरेंसेस उसको पढ़ेंगे। एंड ये दर्शन एंड ये रिलेशन विथ ये एजुकेशन, आपका एजुकेशन से इसका रिलेशन क्या है। अब हम कह सकते हैं कि इधर हम अगर इसको कह दें, जैसे आप लोग पढ़ते थे कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा था, जॉन डीवी ने कहा था। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया जो एडम्स ने कहा था, ये सब चीज़ें हमने आप लोगों को बताई थी। लेकिन उसके अंतर्गत अगर हम फिलॉसफी की बात करें, अब इसमें हमको समझने जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी कि इसके अंतर्गत कैसे, जिससे फिलॉसफी दिया गया और फिलॉसफी के अंतर्गत इसमें एक दे दिया गया दर्शन हिंदी में, ठीक है ना, और एक पार्ट आपको दे दिया गया, कौन सा, दर्शन हो गया, फिलॉसफी हो गया, फिर दर्शन हो गया, इंग्लिश में फिलॉसफी, हिंदी में दर्शन। और कह सकते हैं इसका एजुकेशन से क्या संबंध है, किससे, एजुकेशन, मतलब ये आपका न्यू है, न्यू पार्ट, इसको आप ध्यान से समझें। वैसे आपसे हमेशा पूछा जाता है दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू हैं, इसको स्पष्ट कीजिए। रास ने बताया था, रास की परिभाषा थी, लेकिन ध्यान रखेंगे कि जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, अब हम लोग इसके तीनों के कॉन्सेप्ट को निर्धारित करने का प्रयास करेंगे। तो कह सकते हैं इसके मीनिंग को समझना पड़ेगा। फिर मीनिंग के साथ साथ इसमें जो इसकी थ्योरीज हैं या इसके जो एक तरीके के ऐसे पार्ट हैं जिनका हम लोग व्याख्यान अच्छे प्रकार से करते थे, उसके बारे में कॉन्सेप्चुअल तरीके से ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, जो किसके अंतर्गत आएगा, फिलॉसफी के अंतर्गत आएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। और इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जो इसमें पार्ट्स बताए गए हैं, इस पार्ट को हम लोग इसका अवमूल्यन करें और ध्यान से समझने का प्रयास करें, ठीक है ना। तो ये आपका जो होगा फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत होगा। यूनिट सेकंड में क्या चीज़ें दी गई हैं, सेकंड यूनिट हम अगर पढ़ेंगे तो इस सेकंड यूनिट में क्या चीज़ें होंगी। सेकंड यूनिट के अंतर्गत कह सकते हैं कि ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू एनिसेंट इंडियन फिलोसफर्स, ब्रीफ जो एजुकेशन सिस्टम है, इसके अंतर्गत जो फिलोसफर दिए गए हैं, फिलोसफर मतलब जैसे आपने देखा होगा महात्मा गांधी की फ़िलॉसफी, रविंद्रनाथ टैगोर की फ़िलॉसफी, या कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद की फ़िलॉसफी, या कह सकते हैं रूसो की फ़िलॉसफी, प्लेटो की फ़िलॉसफी, सबकी फ़िलॉसफी है, अपनी अपनी सबकी फ़िलॉसफी होती है। तो ध्यान रखें, जो अपने अपने दर्शन हैं, दार्शनिक दृष्टिकोण हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और जो एनिसेंट है, जो प्राचीन काल के अंतर्गत हैं, उसमें महत्वपूर्ण रूप से वो तो है ही हैं, प्लस फिलोसफर्स के साथ साथ हम कह सकते हैं उसमें वेदांत और भगवत गीता के बारे में पढ़ा जाएगा। जो वेदांत होते हैं, आप वेदांत और कह सकते हैं हम लोग इसमें जो फर्स्ट पार्ट होगा वेदांत होगा, और सेकंड पार्ट कह सकते हैं कि भगवत गीता के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है ना, भगवत गीता के बारे में पढ़ा जाएगा। तो एक वेदांत हो जाएगा आपका, वेदांत कह सकते हैं, और एक हो जाएगा भगवत गीता के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी फ़िलॉसफी क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हम समझने जानने का प्रयास करते हैं, या कैसे कैसे प्रणाली लागू करवाई जाती है, इसके अंतर्गत अगर हम समझें तो कह सकते हैं कि इसकी महत्वपूर्ण रूपरेखा कैसे बनी, या कैसे इसकी फ़िलॉसफी क्या कहती है, या इस फ़िलॉसफी के बारे में कैसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ये चीज़ें आपके बीए सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर, बीए सेकेंड ईयर और थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत आपको बताई जाएंगी। ये थ्योरेटिकल पार्ट होगा आपका, और प्रैक्टिकल के अंतर्गत जो चीज़ें होंगी उसको तो हम लोग बाद में अभी समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन पहले हम लोग यूनिट वाइज करके इसको समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोगों को जानना समझना है। अब इसमें आप एक अगला आता है यूनिट थर्ड के बारे में। थर्ड कौन सा होगा, एक आपका यूनिट फर्स्ट हो गया, यूनिट सेकंड हो गया, यूनिट थर्ड हो गया। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि यूनिट थर्ड में क्या चीज़ें देखनी है। इसमें हम कह सकते हैं कि ये ब्रीफ इंट्रोडक्शंस ऑफ ये वेस्टर्न फिलोसफर्स, जो वेस्टर्न फिलोसफर होते हैं, वेस्टर्न फिलोसफर, वेस्टर्न जो फिलोसफर्स होते हैं, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। अब वेस्टर्न फिलोसफी के अंतर्गत हमने आपको बताया था, एक आपका आता है वेस्टर्न फिलोसफी के अंतर्गत, एक आता है आपका आइडियलिज्म। क्या आता है, आइडियलिज्म, एक आता है आपका आइडियलिज्म आता है। दूसरा आपका आता है नेचुरलिज्म आता है। क्या आता है, सेकंड आपका आता है नेचुरलिज्म, सेकंड आपका आता है नेचुरलिज्म। थर्ड के बारे में अगर परिचर्चा की जाए तो थर्ड आपका आता है, कौन सा आता है,
थर्ड के बारे में ध्यान रखा जाए तो थर्ड आपका आता है प्रेगेटिज्म। प्रेगेटिज्म क्या होता है, प्रेगेटिज्म क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखेंगे कि देखिए आपने 3 यूनिट का नाम लिया है और तीनों यूनिट के बारे में ध्यान रखें। तीनों यूनिट कहीं ना कहीं हम लोगों ने पहले भी आपको बताते रहे हैं, समझाते रहे हैं और इसके अंतर्गत इन चीज़ों के बारे में बताया भी गया है। एक ये चीज़ें आपकी हो सकती हैं कि वेदांत और जो भगवत गीता के बारे में हो सकता है आपके सिलेबस पहले से नहीं दिया गया था, लेकिन यह भी पार्ट हम लोगों को पढ़ना है और आम जनजीवन में तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते ही हैं। भगवत गीता आप सुनते ही होंगे, श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया उपदेश भगवत गीता में, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे वेदांत के माध्यम से, वेदांत के माध्यम से हम लोग अध्ययन करेंगे। वेद जो इसमें चीज़ें होंगी वो चीज़ें तो है ही हैं, लेकिन इसमें जो आपका वेस्टर्न फिलासफर्स जो आते हैं, जो वेस्टर्न फिलासफर आते हैं, इसके अंतर्गत आइडियलिज्म होता है। आइडियलिज्म मतलब होता है आपका आदर्शवाद। क्या करेंगे, आदर्शवाद। अगर आपको सिलेबस नोट करने तो नोट भी करते रहिए, अगर कोई समस्या नहीं है तो आप आराम से सुन भी सकते हैं, लेकिन ध्यान से समझने का प्रयास करें, क्योंकि इसके माध्यम से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को जब हम लोग पढ़ेंगे क्लासरूम में या जैसे भी प्रणाली होगी पढ़ा जाएगा, उसके माध्यम से हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि एक प्रकार का रिवीजन भी करते रहेंगे बीच बीच में। तो ये चीज़ें आदर्शवादी विचारधाराओं को कैसे आगे बढ़ाती हैं, कैसे आदर्शवादी विचारधारा आगे बढ़ी, जिसके बारे में बताते हैं कौन, प्लेटो बताते हैं। कौन बताते हैं, प्लेटो ने बताया। आप इसमें हम पूरा क्लास तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि नहीं तो बताने का तो बताया जा सकता है कि आइडियलिज्म में क्या चीज़ें होती हैं, आइडियलिज्म का विचार क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, उसके प्रारूप क्या है, उसकी प्रणाली क्या है, उसके रूपरेखाएं क्या हैं, उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं, उसके बारे में कैसे समझ सकते हैं, सारी प्रणाली स्पष्ट है। लेकिन हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से हम लोग सिलेबस ही अंतर पढ़ रहे हैं, तो सिलेबस के बारे में हम लोग ध्यान रखें और सिलेबस को एनालिसिस करते रहें, सिलेबस का ध्यान रखें और सिलेबस का एनालिसिस करें। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं फिर दूसरा पार्ट जो हम पढ़ेंगे नेचुरलिज्म के बारे में, NATURE, नेचुरल। अगर देखा जाए तो नेचुरलिज्म जो होता है वो प्रकृतवाद को दर्शाता है, और जो प्रकृतवाद होता है उसको हम लोग कह सकते हैं कि उसको हम लोग नेचर के नाम से जानते हैं। नेचर क्या होता है, कह सकते हैं NATURALISM। नेचुरलिज्म जो होता है इसको हम लोग प्रकृतवाद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्रकृतवादी विचारधारा के नाम से जानते हैं। इसके जनक किसको माना जाता है, रूसो को बताते हैं हम लोग। क्या बताते हैं, रूसो के बारे में। इसको भी बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है। कोई भी दिक्कत प्रणाली, कोई भी इसमें ऐसी सिस्टम नहीं कि जिसमें हम लोग जानते ना हो, लेकिन कह सकते हैं कि इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं उसको हम लोग जब सिलेबस को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में जब हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत इसकी सारी चीज़ें बताई जाएगी। प्रेगेटिज्म क्या होता है, प्रयोजनवादी, इसको कहते हैं प्रयोजनवाद हिंदी में, और ये इसके बारे में बताया था जॉन डीवी ने। अभी जॉन डीवी का नाम हमने लिया था जब त्रिभुज बताया था। इसमें क्या बताया था, फिलॉसफी होता है, दर्शन होता है, फिलॉसफी है, दर्शन है और एजुकेशन है। इसमें तीनों में क्या संबंध कैसे कैसे बनते हैं, ऐसे ही इन्होंने बताया था। किसने, जॉन डीवी ने। क्या बताया था जॉन डीवी ने, जॉन डीवी का नाम आप अपना बार बार सुनते होंगे। जॉन डीवी ने बहुत सारी परिभाषाएं भी दी हैं और परिभाषाओं के माध्यम से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बताने का प्रयास किया। बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं इन्होंने। जैसे आपने देखा होगा था कि शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया था जॉन डीवी ने ही। शिक्षा को बताया था जनतंत्र की दाई है, इन्होंने ही बताया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, डेमोक्रेसी ऑफ एजुकेशन पुस्तक। किसने लिखी थी, जॉन डीवी ने लिखी थी। ये सब चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। जॉन डीवी तो इससे संबंधित हैं, प्लस प्रयोजनवादी भी हैं। प्रयोजनवादी मतलब एक प्रकार से भविष्य की संभावनाओं को सोचते हुए, विचार करते हुए इन्होंने प्रैग्मैटिज्म के बारे में बताया है और प्रयोजनवाद के बारे में इन्होंने बताने का प्रयास किया है। और कह सकते हैं एक अच्छे विचारक के होने के साथ साथ, प्लस इसके साथ साथ वेस्टर्न फिलासफर्स होने के साथ साथ ये एक प्रकार के अच्छे शिक्षा शास्त्री, समाजशास्त्री और कह सकते हैं एक प्रकार के अच्छे विचारक के रूप में भी हमारे देश और दुनिया में भी जाने जाते हैं। तो जॉन डीवी का नाम इसलिए भी जाना जाता है प्रमुख रूप से। तो हमने 3 टॉपिक को अगर ध्यान से समझने का प्रयास करें तो कह सकते हैं कि 3 यूनिट के बारे में हम लोगों ने एनालिसिस किए। 3 यूनिट को हम लोग शुरुआत से ऐसे ही पढ़ेंगे। अब 4th की बात आता है। 4th के बारे में अगर समझने का प्रयास करें तो 4th नंबर पे कौन सी प्रणाली आती है। 4th में अगर ध्यान रखें तो यूनिट वाइज करके हम 4th वाले के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। 4th में क्या चीज़ें आती हैं, इसके अंतर्गत कौन सी प्रणाली को हम लोग लागू करते हैं और कैसे कैसे इसकी प्रणाली आगे बढ़ती है। तो 4th नंबर के कंडीशन को अगर हम समझने का प्रयास करें तो कह सकते हैं कि 4th नंबर में इसमें आएगा सम परमानेंट एजुकेशनल थिंकर्स कौन से होते हैं। जो सम
3 हम हो गया था, चौथे के बारे में देखेंगे। जो परमानेंट होते हैं थिंकर, जो थिंकर होते हैं, परमानेंट थिंकर होते हैं, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। अब परमानेंट थिंकर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, आपके जो थिंकर हैं, जो विचारक हैं, वो कौन कौन से हैं। इसमें जो हम लोग टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे, जो हम लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। और आप ये ध्यान रखिएगा, सभी लोग, सभी छात्र छात्राएँ, चाहे वो बीएड के हों, चाहे डीएलएड के हों, चाहे एजुकेशन के हों, फर्स्ट ईयर के हों, सेकेंड ईयर के हों, थर्ड ईयर के हों, या फिर कह सकते हैं कि जो भी बालक एमए हो, या फिर कह सकते हैं कि जो आपका पीएचडी में जो फर्स्ट पेपर होता है, जो कंपलसरी पेपर होता है, उसके हों, या फिर कह सकते हैं कि जो यूजीसी नेट होता है उसके फर्स्ट पेपर में जो कॉमन पेपर होता है उसके हों। तो हम उसके बारे में अगर एनालिसिस करें तो कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत ये सारे विचारक महत्वपूर्ण भी हैं। ये विचारक के बारे में पूछा भी जाता है। स्वामी विवेकानंद, सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो स्वामी विवेकानंद हैं, स्वामी विवेकानंद के बारे में पूछा जाता है। आप जानते होंगे युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद, इनके विचारों को हम लोग पढ़ेंगे। दूसरी नंबर चीज़ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये पहला पॉइंट दिया गया है। सेकंड पॉइंट्स को देखें, कह सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो भीमराव अंबेडकर थे, कह सकते हैं इनके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनके बारे में पर चर्चा की जाएगी। अगले पॉइंट्स की बात करें तो कह सकते हैं रूसो जो था, रूसो ने क्या चीज़ें बताई, या रूसो का नाम आप देखते होंगे। रूसो का नाम जब लिया जाता है तो रूसो को प्रकृतवादी हम बताए ही थे, अभी ही देखा गया है। तो तीसरे पॉइंट में हम लोग रूसो के बारे में पढ़ेंगे, थर्ड पॉइंट के बारे में। फोर्थ पॉइंट के अंतर्गत अगर देखें तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि डीवी को पढ़ा जाएगा। डीवी के विचार क्या थे, जैसे आप जानते होंगे कि ये प्रयोजनवादी थे, लेकिन प्रयोजनवाद में इन्होंने जो विचारें कल्पित की, जो विचारों को आगे बढ़ाया, ये चीज़ें हम डीवी के बारे में पढ़ेंगे। इनके विचारों के ऊपर परिचर्चा की जाएगी, जो इनके विचार बनते हैं या विचार जो होते हैं। तो कह सकते हैं कि इनके जो विचार निकल करके आते हैं उनके विचारों के बारे में परिचर्चा करेंगे। और प्लस उसके साथ साथ जो इन्होंने पुस्तकें बताई, जो इन्होंने अपने विचारों को बता करके लोगों को प्रभावित किया, या कैसे कैसे भारतवर्ष में बदलाव की स्थिति को बढ़ा पाए, आगे ला पाए। तो ये सभी चीज़ें हम कह सकते हैं कि हम लोग इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। और जो फोर्थ पॉइंट होगा आपका, वही परमानेंट एजुकेशनल थिंकर्स जो होते हैं, सम परमानेंट एजुकेशनल थिंकर्स के बारे में पढ़ा जाएगा। यही इनका पॉइंट है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट के अंतर्गत हम लोग 4 राइटरों को प्रमुख रूप से पढ़ेंगे, और जो कि हमारे लिए बड़े ही विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अब हम लोग 5वें पॉइंट में क्या चीज़ें पढ़ा जाएगा। 5वें पॉइंट के अंतर्गत अगर हम ध्यान से समझने का प्रयास करें तो कह सकते हैं कि 5वें पॉइंट के अंतर्गत इसमें जो बताया गया है, इसके अंतर्गत इंट्रोडक्शन ऑफ ए इंडियन सोसाइटी, जो इंडियन सोसाइटी होती है, इंट्रोडक्शन करेंगे इंडियन सोसाइटी का। जो इंडियन सोसाइटी होती है उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। जो इंडियन सोसाइटी है, जो इंडियन भारतीय समाज की जो सोसाइटी है, उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। इसमें हम लोग डाइवर्सिटी ऑफ ए इंडियन सोसाइटी पढ़ेंगे, ठीक है ना। सोशल सेटिस्फेक्शन ऑफ ए इंडियन सोसाइटी, सोशल सेटिस्फेक्शन, जो सेटिस्फेक्शन होता है उसके बारे में, इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ा जाएगा। और अगले पॉइंट्स, अगर नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम अध्ययन करें तो डाइवर्सिटी ऑफ ए इंडियन एज सोसाइटी, जो डाइवर्सिटी है उसमें हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं इंडियन सोसाइटी के अंतर्गत, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ए जो इंडियन सोसाइटी है उसके बारे में हम लोग अवलोकन करेंगे, उसके बारे में तुलना करेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत होती हैं। उसके बाद में हम लोग सोशल सेटिस्फेक्शन, इंडियन सोसाइटी, कास्ट, क्लास एंड जेंडर। कास्ट होते हैं, क्लास होते हैं, और जो जेंडर होती हैं, मतलब जो जातिगत व्यवस्था है, कास्ट की व्यवस्था मतलब कह सकते हैं, क्लास होता है वर्ग जो होता है, क्लासिफिकेशन जो होता है वर्गीकरण जो होता है, और जेंडर हो सकता है जैसे महिला पुरुष के में क्या, जैसे ये सारी टॉपिक्स कह सकते हैं कि हम लोग को पढ़ना ही पढ़ना है। और ये चीज़ें हमारे जो हम लोग पहले ही बताया है कि इसमें बीए जो सेकेंड ईयर, ठीक है ना, सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, ठीक है ना, थर्ड सेमेस्टर के बारे में इसमें अवलोकन किया जाएगा। और ये
ये बहुत लंबा सिलेबस है, इसीलिए हम लोग इसको तुलनात्मक रूप से ध्यान से समझ लें, और समझने के साथ साथ जब समझ जाएंगे तो पढ़ने में आपको इंटरेस्ट और अच्छे से आ सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखें कि इसमें हम लोगों को जो चीज़ें पढ़नी है, तो कह सकते हैं कि जब इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ा जाएगा तो उसके जो क्लास होते हैं, कास्ट होते हैं, जेंडर होते हैं, मेल फीमेल जैसे भी जेंडर होता है, तो इसके अंतर्गत क्या भेदभाव होते हैं, कैसी समस्याएं आती हैं, कैसी दिक्कतें आती हैं, इसको दूर कैसे किया जा सकता है, इसको इसमें कैसे प्रभाव डाला जा सकता है, या इसको कैसे हम लोग समाज में इसकी परिकल्पनाओं को अच्छे प्रकार से लागू करवा सकते हैं। ये चीज़ें हम इसके माध्यम से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें इसके माध्यम से पढ़ने का प्रयास किया जाएगा, जो कि आपके 5वें नंबर पे दर्शाया भी गया है। 6 नंबर पे कौन सी चीज़ें होंगी? 6ठे नंबर पे अगर देखा जाए तो स्कूल एजुकेशन एंड सोसाइटी। जो स्कूल होता है आप जानते होंगे, स्कूल एंड सोसाइटी, स्कूल एंड सोसाइटी के बारे में हम लोग यहाँ पे तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं पहले, इसको ध्यान रखेंगे कि जो स्कूल एंड सोसाइटी है, स्कूल एंड सोसाइटी के अंतर्गत हम लोग अगर प्रभाव को समझने का प्रयास करें, प्रभाव को देखें, तो स्कूल एंड ये सोसाइटी जो होती है, आप इसमें पढ़ेंगे 6ठे के अंतर्गत स्कूल एंड सोसाइटी। स्कूल एंड सोसाइटी के बारे में अगर तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाए तो कह सकते हैं कि जो स्कूल एंड सोसाइटी होगी, इसमें स्कूल ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ी चीज़ है कि स्कूल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अवलोकन किया जाएगा। विद्यालय कह सकते हैं कि इसमें जो विद्यालय का संगठन होता है वो कैसे कार्य करता है। स्कूल चेंज ऑफ एजुकेशन, जो स्कूल होते हैं उसमें कैसे चेंजिंग लाई जा सकती है, एजुकेशन के अंतर्गत कैसे कैसे चेंजिंग लाई जा सकती है। सेकंड पॉइंट में ऑर्गेनाइजेशन पहले में पढ़ेंगे, दूसरे में एजुकेशन चेंज ऑफ स्कूल एजुकेशन चेंज ऑफ कह सकते हैं सोशलाइजेशन। फिर उसके बाद में सोशल मोडलिटी ऑफ एजुकेशन, सोशल मोडलिटी ऑफ एजुकेशन, इसके अगले पॉइंट्स के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हम लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखनी है और इसका अवलोकन भी करना है। 6 पॉइंट्स हो गए। अब आप 7वें पे आएंगे, 7वें पे देखा जाएगा जो 7वां पॉइंट होगा, इसमें क्या चीज़ें पढ़ा जाएगा। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, इसमें फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसमें ध्यान रखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशन होता है उसके बारे में पढ़ा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशन में आपका फंडामेंटल राइट्स आता है, ठीक है ना। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं इसके बारे में पढ़ा जाएगा, और जो इसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं इसके बारे में इसका अवलोकन किया जाएगा। कह सकते हैं कि डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसके बारे में इसका अवलोकन किया जाएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो होते हैं इसके बारे में भी इसका महत्वपूर्ण रूप से हम लोग अवलोकन करेंगे। ये आपका 7वां हो जाता है। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो आपका नेक्स्ट जो आखिरी पॉइंट्स होगा वो 8वां होगा। ये चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखनी है। ये आखिरी वाला जो होगा इसको हम कह सकते हैं कि इनको हम कहते हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक आधार पर जो एजुकेशन सिस्टम है कैसे उसमें प्रणाली लागू होती है, या फिर कह सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, जो आर्थिक रूप से जो प्रिंसिपल्स या सुधार किए जाते हैं उसमें जो एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाता है वो किस प्रकार से होता है या कैसे उसकी प्रणाली लागू होती है, इसके अंतर्गत हम लोग जानने समझने का प्रयास करेंगे। इसमें टॉपिक वाइज पढ़ेंगे कि एजुकेशन ऑफ ए डेवलपमेंट ऑफ ए इंट्रोडक्शन, कह सकते हैं इसको कहा जा सकता है कि एजुकेशन ऑफ ए डेवलपमेंट ऑफ ए इंट्रोडक्शन, मतलब इसमें कैसे हम मतलब इसके इंट्रोडक्शन को तो पढ़ेंगे ही, बस उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है इकोनॉमिक कंडीशन की दृष्टि से, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। एजुकेशन फॉर ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सतत विकास लक्ष्य है, ध्यान रखेंगे, जो एजुकेशन का सतत विकास लक्ष्य है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जा सकता है, इसके लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। या आप कह सकते हैं UN मिलियन डेवलपमेंट ऑफ ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ए गोल्स, जो उसके गोल्स हैं, सस्टेनेबल सतत विकास का लक्ष्य का जो गोल्स है उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, उसको कैसे पा सकते हैं, ये हम लोग इकोनॉमिक दृष्टि से पढ़ेंगे। ये चीज़ें सिलेबस के अंतर्गत बताई गई हैं। ये है महत्वपूर्ण, एक ही टॉपिक से नहीं है। आपकी सोचो एजुकेशन की दृष्टि से केवल महत्वपूर्ण है या फिर हमको केवल वे सेकेंड ईयर के अंतर्गत हमारे दिया गया है। इसमें हम कह सकते हैं आप अगर पढ़ाई अगर हम लोग पढ़ते हैं तो यह आपका एक ऐसा पार्ट है जो कह सकते हैं कि जो BEd BTC DLEd या जो भी
इससे समकक्ष परीक्षाएं होती हैं वो भी इसके लिए महत्वपूर्ण होती हैं। एमए के लिए होती हैं, यूजीसी नेट के लिए होती हैं, फर्स्ट पेपर जो होता है इसमें हम कह सकते हैं कि जो पीएचडी करते हैं उनके जो फर्स्ट पेपर आते हैं वो भी कंपलसरी पेपर्स में इसी में से पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चन उससे टैली करते हैं या मिलते हैं, तो हम इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका अवलोकन करेंगे और टॉपिक वाइज करके इसको पढ़ा भी जाएगा। इसका आप लोग ध्यान से अवलोकन करें। बाकी सारी प्रक्रियाओं को अगर आपको समझ में आता है, लाइक शेयर जो भी चीज़ें होती हैं आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें ये सब चीज़ें हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका अवलोकन विशेष रूप से करें। नेक्स्ट टॉपिक में हम पुनः आपसे मिलेंगे। धन्यवाद आप सभी को।